Namaste, Jai Hind, and I'm in conversation with a person who generally doesn't sit down for a conversation. So it's been quite a while that we've been asking him to come and have a chat with us. And what an opportune moment that the Goa Chief Minister Pramod Sawant ji is speaking to us just soon after he's done Darshan of Ramlala in Ayodhya. Pramod Sawant ji, Namaste. So let me first ask you, Ayodhya, Darshan of Ramlala, how was it? सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली हूँ, गोवा की जनता की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मुझे रामलला का दर्शन मेरे पूरे कैबिनेट और एमएलए के साथ में लेने का मौका मिला। मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मैंने 2 साल पहले वहाँ पे आया था और गोवा से ढेर सारे कार सेवक भी गोवा से ही अयोध्या में आए थे। तो आज हमें रामलला का दर्शन करने के लिए मिल रहा है, ये मैं बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो श्री प्रभु रामचंद्र प्रतिष्ठापन ट्रस्ट, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि मुझसे से स्वयं सेवक को मेरे पिताजी ने कार सेवा में भाग लिया था तब, तो मुझे आज दर्शन लेने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उस अयोध्या में और आज के अयोध्या में क्या फ़र्क लगा आपको? और मैं आपको बतौर एक सीएम नहीं, एक आम मानुष, एक राम भक्त के रूप में आपसे ये उत्तर चाहूँगा। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब मैं रामलला का दर्शन लेने राम मंदिर में गया तो एक वहाँ की जो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी जो फील हो रही है वो तो बहुत ही अद्भुत है। और मैं 2 साल पहले जब आया था तो वो छोटी, इसमें जो रामलला की मूर्ति, छोटी मूर्ति रखी हुई थी, तो दर्शन लेने के आज देखा तो ह्यूज डिफरेंस। और जिस तरह से वो कॉरिडोर बन रहा है, मुझे लगता है आगे आने वाले 4-5 साल में तो पूरे अयोध्या का माहौल पूरा बदल जाएगा। और एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं कि देश में स्पिरिचुअल टूरिज्म और स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। गोवा निवासियों के लिए भी आपने घोषणा की है, अयोध्या में कुछ प्लान है आपका? जी हाँ, हम जैसे कि आगे होके अयोध्या में गोवा निवास बनाना, क्योंकि हमारे मुंबई में हमारे गोवा सदन है, दिल्ली में हमारे पास गोवा सदन है, और अयोध्या जैसे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तो कंटिन्यूसली लोग आते रहेंगे। तो गोवा के लोग इन फ्यूचर वहाँ पे जो आएंगे उनके लिए रहने की सोच वहाँ पे हो जाए, इसलिए वी आर ट्राइंग टू टेक द गोवा निवास इन द अयोध्या। So very soon somebody can fly from Goa to Ayodhya also? अभी तो फ्लाइट कनेक्टिविटी इज नॉट देयर, बट डेफिनेटली इट इज एन गोवा विल बी कनेक्टेड टू द अयोध्या। हमारे जो बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और इनको हम कह के यानी स्पेशल फ्लाइट कनेक्टिविटी फ्रॉम द गोवा टू अयोध्या के लिए हम करने की कोशिश करेंगे। इज देयर अ गोवा कनेक्शन टू राम ऑल्सो and to the temples of India? So if you look at Ram, Krishna and Shiva and Shakti, so these are the 3-4 pillars of Sanatan. Is Goa there? Largely because Goa is known for its beaches and churches, etc. So let me ask you that. गोवा के बारे में एक अलग से पिक्चर क्रिएट किया था, लेकिन गोवा ये भी सनातन भूमि है और ये मानना चाहिए कि पूरे भारत देश ने, भारतवर्ष ने तो 150 साल के ही अंग्रेज़ों को सहा है। गोवा के लोगों ने 450 साल के लिए पोर्तुगीज़ों के हाल अपेष्टा से कष्ट किए हैं। जो जब से मैंने सबसे बड़ा कन्वर्जन कहाँ पे हुआ तो वो गोवा में हुआ है। इसलिए इतना होने के बाद भी अपनी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म वहाँ पे यानी अच्छी तरह से यानी रखना, वहाँ के टेम्पल्स फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना, वो काम वहाँ के गोवा के लोगों ने किया था। यानी इन 16th सेंचुरी छत्रपति शिवाजी महाराज हैज़ कंस्ट्रक्टेड द सप्तकोटेश्वर टेम्पल। जो पोर्तुगीज़ों ने नष्ट किया था वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कंस्ट्रक्ट किया, और तब पोर्तुगीज़ों के साथ करार किया कि इससे आगे आप टेम्पल डेमोलिश नहीं करेंगे, इससे आगे आप कन्वर्जन नहीं करेंगे। तब होके कहीं तो कन्वर्जन थोड़ा कम होने लगा। मेरा सौभाग्य ये है कि सप्तकोटेश्वर टेम्पल जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था वो फिर से एक बार उसको रिनोवेट करके लोकार्पण करने का योग मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आज भी वो टेम्पल उतना ही सुंदर है, उतने ही देखने के लिए टूरिस्ट नॉर्वे के सप्तकोटेश्वर टेम्पल में वहाँ जाते हैं। वैसे कि वैसा मेंटेन करके फिर से एक बार हमने वो लोकार्पण किया, ये सौभाग्य मुझे मिला। तो पर क्या ये कोशिश सप्तकोटेश्वर टेम्पल पर ही रुकेगी कि और भी ऐसे मंदिर हैं? क्योंकि गोवा में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनकी जो ऑफ द रूट कहे जाते हैं, जो रेगुलर टूरिस्ट। जी हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि आजकल के जो लोग जाते थे वो सन, सैंड और सी,
इसके लिए ही गोवा जाना जाते हैं। अभी हमने उसको स्पिरिचुअलिटी ऐड किया है। स्पिरिचुअलिटी ऐड करके ढेर सारे टेम्पल्स अभी लोग खुद होके बनाने लगे हैं। हमने मालसा टेम्पल एट द नार्वे और मालसा टेम्पल एट द वेरना, वो भी टेम्पल वैसा ही है कि जो 250-200 साल पहले वो डिस्ट्रॉय किया था, वही टेम्पल आज फिर से एक बहुत बड़ा कैंपस वहाँ पे बनाया है। जिस तरह के देश में से 3-4 टेम्पल उसी जगह पे बनाए हैं, वैसे मालसा टेम्पल इन द वेरना उसी टाइप ऑफ टेम्पल है और उतना बड़ा कैंपस है। वहाँ पे म्यूज़ियम बना रहे हैं, वहाँ पे जो मैंने गौशाला से लेके पूरा सब कुछ, नौका नहन, ये वो सब कुछ इतना बड़ा उसका एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। आज तक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इवन द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सभी ने वहाँ पे विजिट की है। इतना उसको और स्पिरिचुअल से बढ़ रहे हैं। इससे आगे एक स्टेप जाके भी द गवर्नमेंट हैज सेट अप द कमिटी, क्योंकि आज तक कितने टेम्पल्स वैसे गोवा में तोड़े होंगे कि 400-450 साल में, तो अप्रॉक्सीमेटली वी रिकॉर्ड गॉड्स बाय दैट कमिटी, और वो भी पोर्तुगीज में लिखा हुआ रिकॉर्ड है। तो approximately more than 900 temples have destroyed during the regime of the Portuguese. Now तो इसी के लिए हम इसी के स्मृति प्रत्यार्थ हम जो एक टेम्पल बना रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से फिर और एक टेम्पल बनाने की हमारी कोशिश है, क्योंकि इतने सारे टेम्पल्स हम जो पोर्तुगीज ने डिस्ट्रॉय किए हैं, तो इसके लिए एक नया स्मृति प्रत्यार्थ टेम्पल हम सरकार की तरफ से बना रहे हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जहां आप कह रहे हैं कि टेम्पल्स वापस रिवाइव करेंगे, 900 टेम्पल्स के रिकॉर्ड है और एक स्मृति चिन्ह बनाएंगे, वहां कहीं गोवा से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में ये कवायद चल रही है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करने का समय आ गया है, आवश्यकता है। तो गोवा अगर एक एग्जाम्पल दें, आप कह रहे हैं कि 450 साल का इसके बाद, पोर्चुगीज कॉलोनाइजेशन के बाद भी वहाँ सनातन जिंदा है, तो जो लोग इसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे समाज की सारी कुरीतियाँ सनातन की वजह से हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू से? आपकी बात सही है। यानी पिछले कुछ दिनों में इस सनातन धर्म को खत्म करने की बात कुछ पॉलिटिशियन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा, उसको सालों से परंपरा है। रामायण महाभारत से लेके इसको उसका इतिहास है, और आज भी लोग इस इतिहास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। खास करके आपने साउथ इंडिया की जब बात की, तो वी आर द गेटवे फॉर द साउथ इंडिया, दैट्स वे। ओके, सो चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, इस तरह के मैं खुद होके आया हूँ। ढेर सारे टेम्पल्स मैंने देखे हैं। मुझे लगता है कि जितने सारे टेम्पल साउथ इंडिया के इस सभी स्टेट्स में हैं, उतने टेम्पल हमें बाकी कहाँ इतने पुराने टेम्पल दिखाए नहीं मिलते। इट इज़ एन आर्टिस्टिक एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स इट इज़ इन द साउथ इंडिया। उसको हिस्ट्री भी उतनी ही अच्छी हिस्ट्री है। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति लोगों ने रखी हुई है, और निश्चित रूप से जो सनातन धर्म खत्म करना चाहते हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन सनातन संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी। आपने कहा गेटवे टू द साउथ, तो एक तरफ महाराष्ट्र है, दूसरी तरफ कर्नाटक है। गोवा में अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की हैं वहाँ पर अपने बजट में। ये सब इसको लोकसभा चुनाव के नज़र से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटें, कर्नाटक की 28 सीटें, ये बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में 370 सीटों की बात की है फॉर बीजेपी। ये होता हुआ लग रहा है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बार 370 पार कहा है, तो 370 कलम हटाने का काम भी इसी सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरे देश का विश्वास, पूरे लोगों का विश्वास, जो अखंड भारत का सपना पहली बार साकार हुआ है, जो 75 साल में नहीं हुआ था, वो इस बार साकार हुआ। तो मुझे लगता है कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 370 सीट आराम से भारतीय जनता पार्टी को खुद होके देंगे। गोवा में इसका फर्क पड़ता है प्रमोद सावंत जी? मराठा रिजर्वेशन का जो इशू है महाराष्ट्र में, या फिर कर्नाटक में जिस तरह से बजट्स एलोकेट किए जा रहे हैं क्रिश्चियन समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए, ये इस सब का डायनामिक्स वहाँ गोवा में इसका असर पड़ता है? गोवा बीइंग अ वेरी स्मॉल स्टेट्स
और इट इज एन इकोनॉमिकली फॉरवर्ड स्टेट। तो इसलिए बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में जो मराठा रिजर्वेशन चल रहा है या इस तरह के माइनॉरिटीज़ के लिए जो बजट की प्रोविजन या प्रावधान कर्नाटक ने किया, इसका असर वैसे तो डायरेक्टली गोवन पॉलिटिक्स के कुछ पड़ता नहीं है। But you have a mix of Christian population, Hindu population, Muslim population. So many say largely the BJP binary is seen as Hindu-Muslim binary, but the Christians also don't support the BJP. Do you see that manifest in Goa? That is a wrong thing. The Christian doesn't support the BJP. ये गलत है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मेरे खुद के कैबिनेट में 3 कैथलिक मिनिस्टर्स हैं। मेरे साथ में मेरे 28 एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी में, मैं उसमें से 14 एमएलए ज़्यादा फ्रॉम द कैथलिक कम्युनिटी ज़्यादा। सो डेफिनेटली अभी लोगों को पता चला है कि लोगों ने कास्ट या क्रीड के ऊपर, जैसे कि धर्म के आधार पर वोट करना छोड़ दिया है। आगे होके द डेवलपमेंट के लिए लोग वोट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकसित भारत 2047 का सपना दिखा रहे हैं और उसका फाउंडेशन स्टोन अभी इस आज़ादी के अमृत काल में डाल रहे हैं, हर एक उनका विजन देखो तो मुझे लगता है कि देश को विकसित भारत 2047 की ओर लेके जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी पहले 11 नंबर पे थी, अभी वो 5 नंबर पे आई, अभी 3 नंबर पे लेने की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं। दैट इज एन प्राउड मोमेंट फॉर अस। जो इक्वेशंस आपने कहा कि गोवा में वर्क कर गई कि हिंदूज क्रिश्चियन सभी मिलकर विकास के लिए वोट कर रहे हैं, यही मॉडल क्या केरला में कारगर होगा? आप स्वयं सेवक रहे हैं, आरएसएस की सबसे ज़्यादा शाखाएं डेंसिटी में केरल में है, लेकिन बीजेपी का प्रेजेंस वहाँ नहीं है। और जब देश के किसी दूसरे भाग में जैसे मणिपुर में खलल हुआ, उसका असर क्या आपको गोवा में कम्युनिटीज़ के बीच में एक रिजेंटमेंट या कुछ उसका पुशबैक देखने मिला? क्योंकि केरल में कहते हैं कि उसका है, ग्राउंड पर सेंटिमेंट है। पहली बात आपने जो कहा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी अभी तक पेनिट्रेट नहीं हो सके, लेकिन मुझे निश्चित रूप से मैंने हाल ही 2-3 बार केरल में मैं खुद जाकर पार्टी के कार्यक्रम से केरल की हमारी जो यानी केरल यात्रा स्टार्ट हो गई, उस यात्रा का इनॉग्रेशन या उसके शुरुआत में ही मैं गया था। जो उत्साह लोगों में दिखता है, जो उत्साह कार्यकर्ता में दिख रहा है, मैं एक तो कह सकता हूँ कि इस बार केरल में भारतीय जनता पार्टी की ओपनिंग्स हो रही हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का राज्य आ जाएगा। द सेकेंड थिंग, मणिपुर का जो रॉन्गली इंटरप्रिटेट किया था उसका पहले लोगों को लगा, लेकिन जब बाद में लोगों को पता चला कि रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी कुछ अलग ही है, तो बाकी लोग कन्विंस हो गए, क्योंकि दिस इज नॉट ऑन डायरेक्टली ऑन द कास्ट बेसिस और रिलीजन लाइंस या तो फिर लोग कन्विंस हो चुके हैं, तो इसका असर गोवा के ऊपर या बाकी राज्य के ऊपर कुछ पड़ने वाला नहीं है। वन ऑफ द इश्यूज फॉर गोवा इज द फैक्ट कि आप नेबरिंग स्टेट्स पे डिपेंडेंट हैं। इसको लेकर आपने एक स्वयंपूर्ण गोवा की कवायद शुरू की। सेंट्रल स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में आप आगे हैं, हर घर नल में आप आगे थे, इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना और अलग अलग बेंचमार्क्स में आप आगे हैं, उज्ज्वला में भी आप आगे थे। पर ये टू मेक गोवा सेल्फ सस्टेनेबल, इसमें आप कहाँ तक आगे बढ़ पाए? फार्मिंग, डेयरी प्रोड्यूस, ये सब, और कोविड के टाइम में काफ़ी गोवा को झेलना पड़ा था। जी, आपकी बात सही है। कोविड के कार्यकाल में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा की, उसी में हमने सोचा कि सैचुरेशन ऑफ द स्कीम्स हर लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वी वांट टू स्टार्ट विद मिशन मोड, और हमने स्वयंपूर्ण गोवा बोल के मिशन मोड में स्टार्ट किया। तो स्वयंपूर्ण गोवा जो प्रोग्राम है, हमारे क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर्स जो हर सैटरडे जाके ग्राम पंचायत में बैठते हैं और सैचुरेशन ऑफ द स्कीम करने के लिए लास्ट 3 साल से काम कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट टेन्योर में हमने टारगेट रखा कि इट इज एन हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर द ऑल। इस तरह के जो 10 फोकस पॉइंट रखे और लोगों को अचीव करने का टारगेट रखा। तो मुझे पूरा विश्वास है, और हम पूरे देश में हर घर नल से जल देने वाले पहला राज्य बने, 100% इलेक्ट्रिसिटी देने वाले पहला राज्य बने, ऑल रोड्स आर कनेक्टेड, ऑल द विलेजेस आर कनेक्टेड विद द रोड्स पहला राज्य बने। हम LPG यानी जो उज्ज्वला स्कीम है 100% यानी अभी कैरोसिन फ्री स्टेट हम कह सकते हैं, ये पहला राज्य बने। ओपन डेफिकेशन फ्री यानी हर घर को शौचालय देने पहला राज्य बने। इस तरह से डिफरेंट टारगेट्स
हम अचीव कर सकें। तो डीबीटी में भी हमारे जितने सारे स्कीम है विच इज ऑल आर द डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स है। इस तरह से जो हमारे राज्य के जितने सारे स्कीम्स हैं और जो केंद्र सरकार के जो 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उसमें अचीव करने के लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली द 70% ऑफ द स्कीम में 100% स्कोर किया। तो मुझे पूरा विश्वास भी है। और जैसे आपने बताया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेली कल्चर, इस सेक्टर में एक तरफ से स्कीम पहुंचाना और दूसरी तरफ से लोगों को स्वयंपूर्ण सेल्फ रिलायंट करना, क्योंकि गोवा जैसे आपने कहा कि दूध के लिए बाहर वाले से डिपेंड था एंड इवन दो द फ्लावर्स विच कम्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स, चाहे वो कर्नाटक वो हॉर्टिकल्चर, बाद में मटन या फिर बाकी प्रोडक्ट्स, इस तरह के सभी प्रोडक्ट्स जो थे वो हमेशा के लिए सब्जी हो या कुछ हो बाहर से आता था। तो लोगों को एक तरफ से मोटिवेट करने के बाद लोगों ने स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर करना, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर को लोगों ने प्रोत्साहन देना स्टार्ट कर दिया। और एटलीस्ट नाउ वी आर प्राउडली सेइंग आफ्टर द 3 years वी आर एक्सपोर्टिंग द वेजिटेबल्स। कुछ वेजिटेबल तो अभी हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं हमारे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन के थ्रू। दिस इज द अचीवमेंट। तो आपने सन, सैंड, सी की बात की, फिर आपने स्पिरिचुअलिज्म की बात की। इस सब को करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिक्योरिटी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर में जब माइग्रेटिंग पॉपुलेशन आता है, वर्कफोर्स आता है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज होते हैं आपको? हाउ आर यू एबल टू मैनेज दैट? मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि गोवा जैसे बाकी चीज़ों के लिए भी डिपेंडेंट है, लेबर फोर्स के लिए भी डिपेंडेंट है। वैसे तो लेबर फोर्स बाहर के राज्य से वहाँ पे ज़्यादा आता है, लेकिन अभी हमने स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। उससे ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर क्रिएट करने का बहुत कोशिश है और अभी करने लगे, क्योंकि इन माई द सेकेंड टर्नियर द स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 इसमें स्किलिंग के ऊपर हमने ज़्यादा भर दिया है। नो डाउट आपने जैसे कहा कि सिक्योरिटी के लिए गोवा हमेशा के लिए, क्योंकि टूरिज्म स्टेट होने के कारण यानी हमेशा अच्छी सिक्योरिटी सबको दी जाती है और द क्राइम डिटेक्शन रेट में तो गोवा सबसे हाई रहा है। हमेशा के लिए क्राइम डिटेक्शन रेट इज मोर देन 90% रेट हमारा रहा है। रही बात लेबर्स की, जो वहाँ पे आते हैं उनके लिए कंपलसरी द लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन, वो प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो डेट गिव्स कंट्रोल ओवर द डिफरेंट क्राइम्स इन द स्टेट, ये भी हो चुका है। और अभी हमने एक वर्क कल्चर गोवा में बढ़ाने के लिए जैसे कि द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इंक्लूड किए हैं, जो कि कोई भी होने दो या 10th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक जो पास होगा यानी आउट ऑफ द सिस्टम जाएगा तो उसको अप्रेंटिसशिप कंपलसरी, इवन दो इफ ही वांट्स टू जॉइन द गवर्नमेंट जॉब आल्सो ही इज टू हैव द अप्रेंटिसशिप, अदरवाइज द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज द कंपलसरी। से नोटिफिकेशन ही निकाल दिया। तो हर एक बच्चा अभी चाहे वो अप्रेंटिसशिप करे या चाहे वो एक्सपीरियंस लेने के कोई प्राइवेट सेक्टर में, तो खुद गवर्नमेंट में हमने मोर देन 9,000 यूथ हैव जॉइन द अप्रेंटिसशिप। गोवा में एक तरीका रहता है काम करने का, एक ईज रहता है, कंफर्ट रहता है, लोग थोड़ा से शांत हैं, पसंद, अमन पसंद कह सकते हैं या पीस लविंग है। तो ये बाहर से आने की वजह से गोवा का कल्चर खराब हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। तो एज ए चीफ मिनिस्टर इज दिस अ कंसर्न फॉर यू? मैं एक बात कहूँगा कि गोवा का यूनिक कल्चर है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कैथलिक, हिंदू, मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं कि उनके जो फेस्टिवल्स है इसमें तो दोनों एक दूसरे के फेस्टिवल में हमेशा के लिए पार्टिसिपेट होते आ रहे हैं। कि बाकी स्टेट्स में जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, कैथलिक में जो टंटा होना या उनके बीच में कॉरल होना, ऐसे कुछ नहीं। हमेशा के लिए कल्चर संभाल के लोग हमारे आगे बढ़ते आ रहे हैं। ईच एंड एवरी फेस्टिवल्स भी गोवा में जिस तरह से यानी बाकी स्टेट से भी ज़्यादा यानी जैसे आप हिंदू संस्कृति का कल्चर देखो, चाहे दीपावली से लेके यानी एकादशी तक वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज अभी चाहे वो रामलल्ला की जयंती हो या हनुमान जयंती हो या शिव जयंती हो, गोवा में जितनी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, मुझे लगता है लोगों को पहले लगता था कि ये नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे तो यानी रामलल्ला 22 तारीख के दिन यानी जैसे कि हर गांव अयोध्या हुआ था और हर मंदिर राम मंदिर हुआ था। इतना बड़ा बंद हो गए थे सारे। बिल्कुल, कसिनो भी उन्होंने खुद होके बंद रखे थे। इसी तरह से इतना बड़ा उत्साह का एनवायरनमेंट गोवा में क्रिएट हुआ था। इसलिए चाहे वो गोवा में कोई सेटल हो, लेकिन वो गोवा के कल्चर के साथ घुल मिल जाते हैं। सबका फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा क्यों हो जाता है? व्हाट इज द एसेंस और ट्रिक? फॉर्मूला क्या है ये बताइए। देखिए, फिल्म स्टार्स वहाँ आना चाहते हैं, टूरिस्ट वहाँ आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आजकल गोवा की तरफ आ रहे हैं, जिसको साफ हवा चाहिए वो भी गोवा आ रहे हैं। तो इसका
आपने सही बात कही, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सन सैंड सी और उसको हमने स्पिरिचुअलिटी जोड़ दी है। तो जैसे कि कोई भी प्रीफर करेगा उसको अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट चाहिए, तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस चाहिए और अच्छी हवा सब कुछ चाहिए, तो डेफिनेटली द पीपल विल प्रीफर टू कम टू द स्टेट ऑफ गोवा। तो एक और एस्पेक्ट है ड्रग्स का, इसको आपने कंट्रोल किया। कहीं बीच में गोवा बिकेम नोटोरियस फॉर ड्रग कार्टल्स, और वो भी गोवा इज नॉट नोटोरियस, गोवा बिकेम नोटोरियस इन टर्म्स ऑफ इनफेमस, मैं कहूँगा। नहीं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, चाहे कोई मुंबई में ड्रग्स पकड़ते हैं बोलते हैं गोवा जाने वाला था, बेंगलोर में पकड़ते हैं चाहे वो अरे कोई भी कहाँ पे भी ड्रग्स पकड़े तो बोल देते कि ये गोवा लेके जाने वाले, तो उसको यही पकड़ा। इसलिए ऐसे कि गोवा बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस होने के कारण उनको लगता था गोवा इज ओनली द मार्केट, दैट इज नॉट सो। इसीलिए जने लोगों को मन में था कि यहाँ पे इजीली ड्रग्स इज अवेलेबल, वैसा नहीं है। हमारे एंटी नार्कोटिक सेल इट इज़ वेरी एक्टिव, और इसीलिए चाहे वो बॉर्डर पे हो या उनको कुछ सुगाव मिला तो बाकी जगह पे हमेशा के लिए ड्रग्स हम सीज करते आए हैं। और अच्छी तरह से उसको यानी गोवा में इस तरह के एक्टिविटी न हो, क्योंकि अभी तो हम एक स्पिरिचुअली के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है सही है कि गलत है, और इसको आप कैसे करेक्ट ये करें? बिल्कुल गलत है। जैसे कि फिल्म वालों को कुछ स्टोरी बनानी होती थी तो वो गोवा में जाके इस तरह की स्टोरी बना देते हैं। हाँ, वहाँ पे चाहे वो रशियन हो चाहे अफ्रीकन हो, इस तरह के लोग, कुछ लोग इस तरह के एक्टिविटी में पहले थे, लेकिन हम उन लोगों को डिपोर्ट भी कर चुके हैं। आई थिंक द गोवा इज ओनली द स्टेट हैविंग द डिपोर्ट सेंटर, बाकी स्टेट में इस तरह का डिपोर्ट सेंटर नहीं है। हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर केसेस चलाने के बाद उनको डिपोर्ट सेंटर में रखते हैं और विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कम्युनिकेट करके उनको डिपोर्ट भी उनके कंट्रीज में कर देते हैं। चाहे फॉरेनर्स पहले से गोवा में, ढेर सारे फॉरेनर्स गोवा में आते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे यहाँ रशियन ज़्यादा है, ये वो, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ आते हैं तो बाकी तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ चलती होगी। इवन दो द यूथ द प्रीफर टू द गोवा बिकॉज ऑफ द नाइट लाइफ, बिकॉज ऑफ द पार्टीज, इस तरह के पार्टी हमेशा के लिए गोवा में होते हैं। इसीलिए लोगों को लगता है कि बाकी एक्टिविटीज़ भी चलती होंगी, लेकिन वैसा पिक्चर नहीं है। जो पिक्चर अलग से पिक्चर कभी कभी दिखाते हैं, दिखाते नहीं है। एक सज्जन है जो मेरे अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने गोवा को अपना घर बना लिया है, जॉन्टी रोड्स हैं, जो गोवा की बहुत तारीफ करते हैं, उनके बच्चे वहाँ के स्कूल्स में भी जाते हैं। तो ऐसे और भी धीरे धीरे आ रहे हैं गोवा। ढेर सारे फिल्म स्टार्स, ढेर सारे नोन पीपल, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर सेटलिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा। एक है जहां पर ये स्टेट वाज ऑलवेज फर्स्ट, बट उत्तराखंड recently became the first state to implement it as a law, that is UCC. Has UCC worked in Goa? My question will be limited to Goa because it's a carry forward from the Portuguese times. So has it worked in Goa? जी हाँ, 100% इम्प्लीमेंटेशन यूसीसी के गोवा में होते आ रहा है, पहले से होते आ रहा है। जैसे कि यानी इन ऑल वेज, जैसे कि डेथ, बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, इक्वल प्रॉपर्टी फॉर द बॉय गर्ल, इक्वल प्रॉपर्टी फॉर द मैन वुमन, फॉर द वाइफ हस्बैंड, इनके लिए वो पहले से प्रैक्टिस करते आ रहा है और अच्छी तरह से कोई कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है। What's your vision for Goa? डेफिनेटली जो आपने विजन की बात की, तो अरविंद बिहार जैसे कि गोवा, माननीय मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का जो सपना दिया है, तो उसमें विकसित भारत के साथ विकसित गोवा 2047 आगे आने वाले 25 साल की हम सपना देख रहे हैं। तो सपना देख रहे हैं दो चीज़ों में, तो इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कहते हैं तो स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग इन ऑल द सेक्टर, नॉट ओनली इन द आईटी सेक्टर बट आईआईटी से लेके आईटी सेक्टर तक इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना और सॉफ्टवेयर पावर की तरह उनको यूज़ करना। डबल इंजन के हेल्प से हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर सके, चाहे वो पोर्ट कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो। वी हैविंग द गुड कनेक्टिविटी इन ऑल वेज। वी हैविंग द गोवा बीइंग द वन वे द इट इज एन टूरिस्टिक स्टेट, सेकंड वे इट इज एन लॉजिस्टिक हब। वर्ल्ड से भारत देश को कनेक्टिविटी करने के लिए हमारा जो नया एयरपोर्ट हुआ है, विच इज मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी आगे आने वाले 25 साल में बहुत काम आ जाएगा। इसलिए विकसित भारत के साथ साथ विकसित गोवा यानी अच्छी तरह से डेवलप हो जाए और उसमें खास करके
इंफ्रास्ट्रक्चर्स और द ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना, यही बस आपका विजन है। सपना पंजिम है कि नई दिल्ली है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पेंजिम है, गोवा ही डेवलप करना और गोवा के लिए ही काम करना। आप तो गोवा से हैं, तो गोवा में फूड पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो फिश प्रमोद करी राइस इज फेवरेट फॉर एवरी गोवन एंड नेक्स्ट इज द फुटबॉल, सो दैट एवरीवन इज प्रीफरिंग द फिश करी राइस। तो फिर अगली बार आपसे बात होगी तो वो फुटबॉल फील्ड पे होगी। या बिल्कुल नहीं, और फिश करी थाली पे भी होगी। मैं तो स्वभाव से शाकाहारी हूँ, तो गोवन वेजिटेरियन कुजीन भी है। जी तो हाँ, आप फिश बिल्कुल। करी खाइएगा, वैसे मुझे कुछ गोवा में लोगों की समझ यानी फिश करी राइस ही मिलती है, उसके साथ वेज फूड भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो फिर मैं एक आपको गेम फुटबॉल का अगली बार, उसके बाद खाना। मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप गोवा में आओ, गोवा देखो। गोवा में सब कुछ यानी फुटबॉल से लेके बाकी सॉफ्टवेयर भी देखने के लिए गोवा में आपको मैं वेलकम करता हूँ। डन। थैंक यू सो मच प्रमोद सावंत जी। थैंक यू सो मच।